हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गंगा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। सो हम कंटिन्यू करेंगे एमएड थर्ड सेमेस्टर के एडवांस एजुकेशनल रिसर्च के यूनिट 2 को। यूनिट 1 हमने कंप्लीट कर ली है इन वन वीडियो। अब हम यूनिट 2 को कवर करेंगे जिसमें हम टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन। तो ये यूनिट 2 है जो भी एमएड परस्यू कर रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि जो यूजीसी नेट के लिए भी आप इसमें से प्रिपेयर कर सकते हो अपने एग्जाम्स के लिए, जो कि यूजीसी नेट के लिए भी तभी प्रिपेयर करोगे तब आपका बेस क्लियर होगा, तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं कंटेंट से। तो क्या क्या कंटेंट रहेंगे? सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च टूल, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ क्वेश्चनियर, ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू, साइकोलॉजिकल टेस्ट, रेटिंग स्किल्स एंड सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स इन रिसर्च. After that, writing a research report and a research paper. So we will talk also about the research report, how to write it, and what is the research paper and how to write it. Okay, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड से, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च टूल। तो एक गुड रिसर्च टूल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में जानेंगे। सो गुड रिसर्च टूल मतलब, फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी के बारे में अच्छा बोलते हो, फॉर एग्जाम्पल आप किसी इंसान के बारे में बोल रहे हो कि ये तो अच्छी लड़की है, या फिर आप बोलोगे कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, या फिर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो एज अ टीचर, तो वो किस बेस पे बोलते हो आप? क्योंकि उस पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, है ना। उसी बेस पे आप बोल सकते हो कि ये टीचर अच्छा है, जैसे उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, वो एक अच्छा आइडल की तरह काम कर रहा है ना, लोग एक तरह से रोल मॉडल की तरह काम कर रहा है वो। सो बेसिकली कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो कि ये इंसान अच्छा है, या फिर एज अ टीचर अच्छी है, फिर एज अ डॉक्टर अच्छा है। तो ऐसे ही जब हम रिसर्च टूल यूज करते हैं, उसके लिए क्या गुड कैरेक्टरिस्टिक, मतलब उसको गुड कैसे माना जाएगा। ओके, तो गुड दैट इज द रिसर्च टूल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं? क्वेश्चनियर, इंटरव्यू शेड्यूल्स, ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल्स या फिर टेस्ट। तो ये सारे जो टूल्स हैं जो रिसर्च में काम आते हैं, रिसर्च में डेटा इकट्ठा करने के लिए, जब हम सैम्पल्स से डेटा इकट्ठा करते हैं तब हमारे ये रिसर्च टूल काम आते हैं। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी कलेक्शन ऑफ डेटा में, जो कि वैलिड होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए और मीनिंगफुल डेटा हमें हमें निकले, हमारा निकले। जैसे कि जब हम कुछ कलेक्ट कर रहे हैं डेटा को, तो हमें सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि जो हमारी रिसर्च, जिस टॉपिक पे हम रिसर्च कर रहे हैं, उसी टॉपिक को वो दर्शा रहे हैं, उसमें जो क्वेश्चंस हैं या फिर जो चीज़ें आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वो भी वही चीज़, मतलब आप ऑब्जर्व सिर्फ उन्हीं चीज़ों को कर रहे हो जो आपका रिसर्च टॉपिक है। सो एक मीनिंगफुल डेटा कलेक्ट करने के लिए आपके लिए गुड रिसर्च टूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इफेक्टिवनेस ऑफ अ रिसर्च स्टडी लार्जली डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ द टूल्स यूज, कि कैसे, किस क्वालिटी का आपने टूल यूज़ करा है, कितने अच्छे से आपने जो यूज़ किया है अपना टूल्स, तो वो क्वालिटीज़ क्या हैं, क्या होनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर 11 जो आपकी गुड रिसर्च टूल की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने रखी हैं। सो फर्स्ट इज वैलिडिटी, सेकंड इज रिलायबिलिटी, थर्ड इज ऑब्जेक्टिविटी, फोर्थ इज यूजिबिलिटी और प्रैक्टिकबिलिटी, और फिफ्थ वन इज सेंसिटिविटी, सिक्स्थ वन इज स्पेसिफिसिटी, and the seventh is standardization, eighth is clear and unambiguous language, ninth is ethical consideration, 10th is relevance and the 11th is scalability. ओके, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आइए इनको डीप में पढ़ते हैं, देखते हैं इनका क्या मतलब है। अगर हम बात करें वैलिडिटी की, तो वैलिडिटी का मतलब ये है, अगर आप इस लाइन से समझो, तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि जो चीज़ आप मेज़र करना चाह रहे हो, क्या वही मेज़र कर रहा है आपका रिसर्च टूल। फॉर एग्जाम्पल, आप देख रहे हो कि हाइट पे कॉम्प्लेन का क्या इफेक्ट है ना, हाइट पे कॉम्प्लेन जो होते हैं, हॉर्लिक्स जो होते हैं, उनका क्या इफेक्ट है। तो वो देखने के लिए आप जो क्वेश्चंस हैं अपने रिसर्च टूल में, वो उसी तरीके के रखोगे जो इस आपकी रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड होगी। ओके, जैसे कि एंग्जाइटी का क्या रिलेशन है सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स पे, तो आप एंग्जाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन रखोगे, ना कि वहाँ पे आप वेट का रख लोगे या फिर उनके घर का रख लोगे। तो एंग्जाइटी से रिलेटेड आपको उसमें क्वेश्चन रखने हैं। तो कितने एक्सटेंट तक वो टूल आपको ये बता रहा है कि जो आप मेजर करना चाह रहे हो वही वो मेजर कर रहा है। सो टाइप्स क्या हैं किसकी वैलिडिटी की? तो सबसे पहले कंटेंट वैलिडिटी, सेकंड इज कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, थर्ड इज क्राइटेरियन वैलिडिटी एंड लास्ट वन इज द इंपॉर्टेंस। ओके, इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे इनकी। सो कंटेंट वैलिडिटी की बात करें तो मतलब जो कंटेंट एरिया है, फॉर एग्जाम्पल आप जब मैथ्स का टेस्ट लोगे, बच्चों का मैथ्स का टेस्ट लेते हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट का टेस्ट लेते हो, तो आप उसमें वही चीज़ें इंक्लूड करोगे जो आपने दिया। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला है कि ज्योमेट्री का टेस्ट होगा, ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट्स का आपका टेस्ट होगा, तो आप उस चीज़ में वही चीज़ इंक्लूड करो जो ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। उससे अलावा अगर क्वेश्चन आपने उसमें इंक्लूड कर दिए तो मतलब आपका टेस्ट वैलिड नहीं है या फिर आपका टूल वैलिड नहीं है। ओके, सो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की बात करें तो
whether the tool truly measures the theoretical construct like intelligence और motivation, कि वो उस चीज को मेजर कर रहा है जो आपने बनाया है। कंस्ट्रक्ट मतलब जैसे आप घर का निर्माण करते हो, घर का निर्माण एक अच्छे से तरीके से करोगे ना, उसमें 2 कमरे बनाओगे, एक ड्राइंग रूम बनाओगे, किचन बनाओगे, बाथरूम बनाओगे, तो हर चीजें आप इंक्लूड करोगे। तो क्या वो सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, क्या वो ट्रूली मेजर कर रही हैं थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट को? जैसे इंटेलिजेंस का आप मेजर करो तो इंटेलिजेंस से रिलेटेड उसमें एस्पेक्ट्स हैं या नहीं है। सो बेसिकली ये है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, एंड द क्राइटेरियन वैलिडिटी refers to the how well one person predict an outcome based on another measure, concurrent और predictive। मतलब क्राइटेरियन में क्या बताया हुआ है कि आपका जो क्राइटेरिया है क्या वो फिट बैठ रहा है, क्या वो आगे भी उस चीज को प्रिडिक्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, है ना। आउटकम बेस्ड ऑन अनदर मेजर लाइक कॉन्करेंट और प्रिडिक्टिव, कि आप कितने अच्छे से उसको आप बोल सकते हो कि बता सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो कि वो आगे भी यही, अगर हम उन्हीं लोगों पर इसको रिसर्च टूल को यूज करेंगे तो वही सेम रिजल्ट आएगा। मतलब वही आप बोल सकते हो कि वही चीजें उसमें इंक्लूड होंगी और वही चीज वो दर्शाएगा। ओके, सो इंपॉर्टेंस की बात करें तो अ टूल लैकिंग वैलिडिटी लीड्स टू इनकरेक्ट कंक्लूजन। तो जिस टूल में वैलिडिटी नहीं होगी तो उसका मतलब क्या होगा कि उसमें इनकरेक्ट कलेक्शन, सॉरी दैट इज द कंक्लूजन हमें देखने को मिलेंगे। अगर आपका टूल वो चीज़ मेज़र ही नहीं कर रहा है जो चीज़ आप मेज़र करना चाह रहे हो, तो उससे आपकी जो रिसर्च है वो सही से नहीं हो पाएगी, उसमें एरर्स देखने की बहुत ज़्यादा संभावना मिल सकती है। ओके, नेक्स्ट इज अ रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी की बात करें तो कंसिस्टेंसी जब वर्ड आ जाए या फिर स्टेबिलिटी वर्ड आ जाए तो मतलब वो रिलायबिलिटी से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल आप उसी टूल को बार बार यूज कर रहे हो उसी सेम पॉपुलेशन पे या फिर सेम सैंपल पे, तो सेम ही रिजल्ट आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने मैथ्स का टेस्ट बच्चों का ले रखा है, ओके, उसमें ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट से क्वेश्चन है, आपने बच्चों का टेस्ट ले लिया, आपने देखा कि सभी बच्चे कैसा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपने उसी टेस्ट को दोबारा से लिया है ना, उसी उसी तरीके के टेस्ट को। तो जब आप उस दोबारा से उसी टेस्ट को ले रहे हो तो सेम रिजल्ट बच्चों के मिल रहे हैं कि बच्चे तो बहुत अच्छे इंटेलिजेंट हो गए, है ना। तो जब कंसिस्टेंसी बनी रहे कि आप एक टूल बना लो, टूल बना के उसमें जो रिजल्ट्स हैं वो देख लो, फिर दोबारा से उन्हें अप्लाई करने के लिए देखोगे कि क्या वो सच में ऐसा आएगा, तो दोबारा से उसे आप सैंपल्स को प्रोवाइड करोगे और फिर सैंपल्स जो अपना डेटा है वो देंगे, और अगर वो सिमिलर है तो मतलब रिलायबिलिटी है या कंसिस्टेंसी है। ओके, ओवर टाइम एंड अक्रॉस सिचुएशन की बात करें तो ओके, सो टाइप्स की बात करें स्टूडेंट, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी लाइक सेम टूल यील्ड्स सिमिलर रिजल्ट्स ऑन रिपीटेड ट्रायल्स। टेस्ट रीटेस्ट मतलब जैसे आपके टेस्ट रीटेस्ट होते हैं ना कि पहला आपने टेस्ट दे दिया, फिर दोबारा से टेस्ट आपका लिया जा रहा है देखने के लिए कि क्या वो सच में कंसिस्टेंट है या नहीं है रिजल्ट, तो सेम आ रहा है तो मतलब वो कंसिस्टेंट है या फिर रिलायबल है। इंटर रेटर रिलायबिलिटी में कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट अक्रॉस डिफरेंट ऑब्जर्वर, कि डिफरेंट ऑब्जर्वर्स जो हैं ऑब्जर्व करेंगे कि क्या आपके टेस्ट में या फिर टूल में रिलायबिलिटी है या नहीं है। इंटरनल कंसिस्टेंसी मतलब कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट अक्रॉस आइटम्स, है ना, कि जो भी आइटम्स उसमें ले रखे हैं उसकी कंसिस्टेंसी आप मतलब इंटरनली चेक करोगे, क्या आपके जो भी आपने क्वेश्चंस ले रखे थे क्या उनके वही सिमिलर रिजल्ट्स हैं, तो उस चीज़ के लिए इंटरनल कंसिस्टेंसी है। ठीक है, सो इंपॉर्टेंस की बात करें तो अगर ये इंश्योर करता है कि डेटा नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल और रैंडम एरर्स, कि आपका जो डेटा है वो डिफरेंट अलग एरर्स की वजह से नहीं हो रहा है कलेक्ट, बल्कि आप इसमें रिलायबिलिटी या फिर ट्रूथनेस शो कर रहे हो। ओके, सो इसका मतलब क्या होगा कि आपका टेस्ट जो है रिलायबल है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिविटी। सो ऑब्जेक्टिविटी क्या है स्टूडेंट? द टूल शुड yield results that are free from personal bias of the researcher or the respondent। ऑब्जेक्टिविटी मतलब जो रिसर्चर है उसकी बायसनेस या फिर उसकी सब्जेक्टिविटी या उसके पॉइंट ऑफ व्यूज ना इंक्लूड हो, सारा कुछ जो डेटा इकट्ठा किया हो वो किस पे बेस्ड हो, वो आप उनके रिजल्ट्स पे बेस्ड हो, ना कि उनकी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यूज पर। तो पर्सनल बाइस से फ्री है तो मतलब वो ऑब्जेक्टिव है। सो जैसे मल्टीपल चॉइस टेस्ट इज मोर ऑब्जेक्टिव देन एन एस्से टेस्ट, है ना। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं उसमें से टिक होता है करेक्ट ऑप्शन, एक ही करेक्ट ऑप्शन होता है, तो वो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो गया क्योंकि वहाँ पर अपनी पर्सनल बायसनेस नहीं इंक्लूड कर सकते, पर्सनल इंक्लूड करोगे तो वो गलत ही हो जाएगा। बट अगर एस्से की बात करें, एस्से राइटिंग या डिबेट कंपटीशन इन सब की, तो वहाँ पे आपकी सब्जेक्टिवनेस आनी तय है, वहाँ पर आपकी सब्जेक्टिवनेस ज़रूर आती है। ओके,
सो इम्पोर्टेंस की बात करें तो फेयरनेस एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेटा कलेक्शन। ओके, तो मतलब आप ये प्रमोट करता है कि डेटा कितना फेयर है जो आपने कलेक्ट किया है टूल के थ्रू, वो कितना सही है और स्टैंडर्डाइज्ड है ना, मतलब सबके लिए सेम ही होगा वो, और क्योंकि उसमें सब्जेक्टिवनेस इंक्लूड नहीं है। ओके, सो यूजेबिलिटी और प्रैक्टिकबिलिटी की बात करें तो डेफिनेशन, द टूल शुड बी इजी टू एडमिनिस्टर, स्कोर एंड इंटरप्रेट, कि आप उसे इजीली एडमिनिस्टर कर पाओ या फिर जो सैंपल हैं आपके वो इजीली उसे कंप्लीट कर पाए, है ना, उसमें ऐसे टर्म्स ना इंक्लूड हो जो बहुत डिफिकल्ट हो। सो टाइम एफिशिएंसी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, सिंप्लिसिटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ताकि जो सैंपल को फिल करेगा रिस्पोंडेंट वो इजीली फिल कर पाए। ओके, और इट एनहेंस द स्मूथ डेटा कलेक्शन एंड एनकरेज पार्टिसिपेशन, इससे आप बहुत अच्छे से जो अपना डेटा है वो कलेक्ट कर पाओगे और उससे पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि बहुत आसानी से अगर हो जाएगा तो फिर अच्छे से डेटा आपको मिल जाएगा। सेंसिटिविटी की बात करें तो एबिलिटी ऑफ द टूल टू डिटेक्ट स्मॉल डिफरेंसेस और चेंजेस इन द वेरिएबल बीइंग मेजर्ड, कि जिस वेरिएबल को आप मेजर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप हाइट और बच्चों हाइट मेजर कर रहे हो सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स की, इसके लिए आप देख रहे हो, है ना, कि एवरेज हाइट कितनी है और ये सारी चीज़ें, या फिर मेल न्यूट्रिशन के लिए आप देख रहे हो, तो जो वेरिएबल्स हैं उसमें ये देख पाए कि जो स्मॉल डिफरेंसेस आ रहे हैं वो किस रीज़न की वजह से आ रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं उसको आप मेजर कर पाओ, है ना, उसको आप देख पाओ या फिर डिटेक्ट कर पाओ, तो वो सेंसिटिव होगा वो टूल। सो क्रूशियल फॉर टूल दैट एम टू डिटेक्ट सब्टल वेरिएशन, की अगर छोटे छोटे वेरिएशंस भी हो उसको भी वो जल्दी से डिटेक्ट कर ले, जैसे एटीट्यूड स्केल्स या फिर ग्रोथ ट्रैकिंग में जो भी प्रॉब्लम्स या फिर जो भी एरर्स हैं तो उसको आप इजीली ट्रैक कर पाओ, तो इसका मतलब जो टूल है वो सेंसिटिव है। स्पेसिफिसिटी मतलब दैट इज द एबिलिटी ऑफ द टूल टू मेजर ओनली द स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स जो आपको चाहिए ना, सिर्फ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स को ही मेजर करे, ना कि किसी और एट्रीब्यूट को, है ना, जिससे कंटामिनेशन ना हो जाए, मतलब सारी चीजें इंक्लूड कर दोगे तो होच पोच हो जाएंगी सारी चीजें। सो प्रोवाइड इंक्रीज प्रिसीजन एंड क्लैरिटी ऑफ रिजल्ट, तो इससे प्रिसीजन बढ़ेगा, मतलब सटीकता आएगी रिजल्ट में, सब सारी चीजें जो है वो क्लियर होंगी, क्लैरिटी ऑफ रिजल्ट आएगा ना, क्लियरली आपका रिजल्ट शो कर जाएगा। स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें तो स्टैंडर्डाइज टूल इज वन दैट हैज बीन pre-tested on a sample population and has established norms on benchmark। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब जो सबके लिए समान है, जहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है वो सबके लिए समान है और वो पहले से ही कुछ सैंपल्स पे, जैसे कि आप बोल सकते हो 50 सैंपल्स पे, 25 सैंपल्स पे वो पहले ही प्री टेस्ट कर चुके हैं उसका और देख चुके हैं कि इसका क्या रिजल्ट आ सकता है। तो मतलब आपने पहले ही उसे चेक कर लिया है और अब आपको पूरे आपको जो भी आपकी पॉपुलेशन है या फिर सैंपल है उस पर आपको अप्लाई करना है, तो वो एस्टेब्लिश नॉर्म्स और बेंचमार्क पे मीट कर रहा है, वो सारी चीज़ें हमें पता चल जाएंगी। अलाउ कंपैरिजन ऑफ डेटा अक्रॉस इंडिविजुअल और ग्रुप एंड अक्रॉस स्टडीज, है ना, इससे आप कंपैरिजन कर सकते हो, क्योंकि सेम अगर आप बोल सकते हो कि इंस्ट्रक्शंस होंगे, सेम क्वेश्चंस होंगे, तो अब कंपैरिजन करने में बहुत आसानी हो जाएगी डेटा के लिए, है ना। सो क्लियर एंड अनएम्बिगियस लैंग्वेज आपको यूज करनी है। सो आइटम क्वेश्चन शुड बी वर्डेड क्लियरली लिखे होने चाहिए, जार्गन्स नहीं होनी चाहिए या फिर कोई कॉम्प्लेक्स टर्म जो जटिल टर्म्स है वो इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंस की बात करें तो कंफ्यूजन एंड मिस इंटरप्रिटेशन जैसे वर्ड्स जो हैं या फिर जो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड रूल्स हैं लाइक सर्वेज, तो वहाँ पर ऐसे टर्म्स नहीं होने चाहिए ताकि बहुत आसानी से सर्वे हो सके सभी आपके रिस्पोंडेंट्स का, ओके, सभी सैंपल्स का। एथिकल कॉन्सिडरेशंस की बात करें तो द टूल शुड नॉट वायलेट प्राइवेसी, कोज हार्म और फोर्स रिस्पोंडेंट इनटू अनकंफर्टेबल सिचुएशन, तो आपका जो टूल है वो वायलेट ना करे प्राइवेसी को, कि मतलब सबके लिए जो भी, फॉर एग्जांपल जैसे आप अफगानिस्तान में स्टडी कर रहे हो या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे जो रिस्पोंडेंट है वो नहीं चाहते कि आप उनका डेटा लीक करो या फिर ये बताओ कि किस किस ने क्या रिस्पॉन्स दिया है, तो वो प्राइवेसी होनी चाहिए ना उन लोगों की जिन्होंने आपको डेटा दिया है। तो एथिकल कंसिडरेशन भी आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि आपने पहले तो बोल दिया हाँ ठीक है फिर बाद में उनका डेटा जो है वो लीक कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए और ना ही आप फोर्सफुल आप रिस्पोंडेंट से फिल करवा सकते हो, ओके, डेटा को। तो ये एथिकल कंसिडरेशन आपको याद रखने हैं या फिर देखने हैं जब आप रिसर्च करते हो। सो एंश्योर रिस्पेक्ट फॉर पार्टिसिपेंट राइट्स एंड एनहेंस विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट, इससे जो पार्टिसिपेंट है वो आसानी से पार्टिसिपेट भी करेंगे और उनकी विलिंगनेस भी बढ़ेगी, वो चाहेंगे भी कि हमें पार्टिसिपेट करना है। सो रेलिवेंस की बात करें स्टूडेंट्स, आइटम और क्वेश्चन शुड बी रेलिवेंट टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, तो जो आपका आइटम है और जो क्वेश्चंस हैं वो
आपके ऑब्जेक्टिव से रिलेट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो तो कुछ और कह रहे हैं और आपके क्वेश्चंस उनको प्रूव ही नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो इससे इररेलेवेंट या फिर एक्सेसिव डेटा नहीं मिल पाएगा, नहीं मिलेगा। आप बहुत आसानी से अपनी एक्यूरेसी के साथ रिसर्च कर पाओगे। सो स्केलेबिलिटी की बात करें तो टूल शुड बी अडेप्टेबल टू वेरियस सैम्पल साइजेस एंड सेटिंग्स। कि फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने हरियाणा में स्टडी कर ली है ना, हरियाणा के एक स्टेट में फॉर एग्जाम्पल आप बात करो कि रोहतक में आपने स्टडी कर ली, तो वैसा ही सेम रिजल्ट अगर आप दूसरी जगह भी जाओ तो वही जो सैंपल, दूसरे जो सैंपल्स हैं उनका भी वही रिजल्ट आए, वैसा ही रिजल्ट आए। तो टूल शुड बी अडेप्टेबल टू वेरियस सैंपल साइजेस एंड सेटिंग्स, है ना, कि जैसे आपके सैंपल हैं उनके अकॉर्डिंग वो अडेप्टेबल होना चाहिए, अनुकूलन होना चाहिए। सो मेक्स द टूल फ्लेक्सिबल कि आप कहीं पे भी उसे यूज कर सकते हो और यूजेबल इन डिफरेंट रिसर्च कॉन्टेक्स्ट, और डिफरेंट रिसर्च कॉन्टेक्स्ट में भी उन्हें आगे फर्दर यूज कर सकते हो। Next topic is the characteristics and use of questionnaire, observation, interview, psychological test, rating scale, sociometric techniques in research. Okay, तो ये कुछ टूल्स हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या क्या यूजेस हैं इनके। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चनेयर की। तो क्वेश्चनेयर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, क्वेश्चन एयर, जैसे कि ये वर्ड दर्शा रहा है, जहाँ पर जो रिसर्चर है या फिर बोल सकते हो कि जो ये एक रिसर्च टूल है, एक स्ट्रक्चर्ड रिसर्च टूल, जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं रिलेटेड टू योर स्टडीज, है ना, रिलेटेड टू योर रिसर्च। तो क्वेश्चन डिजाइन टू गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिस्पोंडेंट, जिससे हमें जो हम रिस्पोंडेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, वेदर थ्रू मेल या फिर आप बोल सकते हो कि आप हार्ड कॉपी भी दे सकते हो, है ना, अगर आपके पास है तो सैंपल्स। सो इट इज वाइडली यूज इन क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव रिसर्च। तो ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों रिसर्च में काम आते हैं क्वेश्चनेयर। जब आप फील्ड ऑफ एजुकेशन की बात करो, साइकोलॉजी की, सोशियोलॉजी की, मार्केटिंग या फिर हेल्थ साइंस की, तो दोनों जगह पर आप इन्हें यूज कर सकते हो, दोनों टाइप की रिसर्च के। दैट इज अ क्वांटिटेटिव जहाँ पर आपको न्यूमेरिकल डेटा ज्यादा चाहिए, और क्वालिटेटिव जहाँ पर आपको डीप में लिखने हैं चीजें, है ना, तो वो दोनों में ही यूजफुल है क्वेश्चनेयर। सो वेल डिजाइन क्वेश्चनेयर शुड हैव द फॉलोइंग की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए एक अच्छे क्वेश्चनेयर की, जो सबसे पहले क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, पहले तो हमें ये प्रॉपरली बता सके जो हमारा क्वेश्चनेयर है कि क्यों हमसे ये क्वेश्चन फिल आउट कराए जा रहे हैं, पर्पस क्या है स्टडी का, उससे अलाइन होने चाहिए। ओके, सो ईच क्वेश्चन शुड कंट्रीब्यूट टू द आंसरिंग रिसर्च प्रॉब्लम, जो हमने हाइपोथेसिस रखी है या फिर रिसर्च प्रॉब्लम जो है हमारी, उसको इंडिकेट करे हर क्वेश्चन, ऐसा हमारा क्वेश्चनियर होना चाहिए। नेक्स्ट इज सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी होनी चाहिए। सो क्वेश्चन शुड बी सिंपल, डायरेक्ट एंड अनएम्बिगियस। तो क्वेश्चन सिंपल होने चाहिए, डायरेक्ट होने चाहिए, और ऐसे जो क्लियर लैंग्वेज में हो, ऐसा नहीं कि आप कॉम्प्लेक्स वर्ड्स को या फिर जार्गन्स को यूज कर रहे हो। सो ओके, तो जार्गन्स और टेक्निकल लैंग्वेज और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको अवॉइड करने हैं क्वेश्चन बनाते टाइम। लॉजिकल सीक्वेंस की बात करें, सो क्वेश्चन शुड फॉलो अ लॉजिकल ऑर्डर, मतलब पहले जनरल चीज़ों को पूछे, जैसे पहले आपका नाम पूछ लें, एज पूछ लें, ईमेल पूछ लें, फिर उसके बाद आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो या फिर जो आपकी स्टडी है, फिर उससे रिलेटेड फिर स्पेसिफिक चीज़ों पर आए, है ना। तो जनरल टू स्पेसिफिक या फिर क्रोनोलॉजिकल होने चाहिए आपके क्वेश्चंस। ऐसा नहीं कि पहले आपने पूछ लिया कि आपका नाम क्या है, फिर लास्ट में आप पूछ रहे हो कि आपकी एज क्या है ना, तो वो एक क्रोनोलॉजिकल वे में होना चाहिए ताकि फ्लो इंप्रूव होता रहे। ब्रेविटी, इट मीन्स द क्वेश्चन शुड बी कॉन्साइज एंड टू द पॉइंट, है ना। तो मतलब क्वेश्चन जो है वो छोटे से छोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल 3-4 पैराग्राफ का क्वेश्चन लिख दिया तो उसमें पढ़ने में भी दिक्कत आएगी और टाइम भी वेस्ट होगा, साथ ही साथ टू द पॉइंट होना चाहिए। लॉन्गर क्वेश्चन को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे ड्रॉप आउट, मतलब जो रिस्पोंडेंट है वो उसको फिल नहीं कर पाते हैं और उनको स्ट्रेस भी फील होता है उसके लिए, या फिर वो करना ही नहीं चाहते हैं फिर। ओके, सो रेलिवेंट कंटेंट, मतलब क्वेश्चन जो है वो रेलिवेंट टू टॉपिक होने चाहिए और रिसर्च ऑब्जेक्टिव से। ऑफ टॉपिक क्वेश्चन जरूरी नहीं है आपको मेंशन करने। ओके, सो अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टाइप्स लाइक यस और नो क्लोज एंडेड होने चाहिए, लाइक यस एंड नो, मल्टीपल चॉइस, लिकर्ड स्किल, जिसमें आप स्ट्रॉन्गली एग्री, डिसएग्री, है ना, ये सारे क्वेश्चंस लिखते हो। और ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी आप लिख सकते हो, जैसे कमेंट योर पॉइंट्स, है ना, तो आपके क्या पॉइंट्स हैं वो आप कमेंट कर सकते हो, तो वो कुछ लाइंस में आप लिख सकते हो। सो द चॉइस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ डेटा, कि आपको कैसा डेटा चाहिए, क्वांटिटेटिव चाहिए, क्वालिटेटिव, तो आप उस तरह के क्वेश्चंस आप यूज कर सकते हो। ओके, अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग। सो न्यूट्रल एंड अनबाइस्ड वर्डिंग होनी चाहिए, अवॉइड लीडिंग और इमोशनली चार्ज क्वेश्चंस, एंड द लैंग्वेज शुड नॉट इन्फ्लुएंस द रिस्पोंडेंट आंसर, है ना। तो इट मीन्स कि यहाँ पर आप न्यूट्रल तरीके से आप पूछोगे, ऐसा नहीं कि आपने सभी मेल के पर्सपेक्टिव से पूछ लिए, फीमेल के पर्सपेक्टिव से नहीं पूछे। तो आपको न्यूट्रल रहना है, इमोशनली चार्ज क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। ओके,
एनोनिमिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी आपको ध्यान में रखनी है। रिस्पोंडेंट शुड फील दैट देयर आइडेंटिटी एंड रिस्पॉन्सेज आर प्रोटेक्टेड, कि वो किसी और से शेयर नहीं करे जाएंगे। और जबकि ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आपकी प्राइवेसी लीक हो जाए तो आपको जान का खतरा भी हो सकता है, तो उसके लिए कॉन्फिडेंशियलिटी और एनोनिमिटी बनाए रखनी बहुत ज़रूरी है। सो इससे ऑनेस्टी और पार्टिसिपेशन रेट और भी ज़्यादा बढ़ेगा। So attractive layout and format, so basically visually clean, easy to read and user friendly questions होने चाहिए। proper spacing, numbering and instruction for each question। ओके, सो पायलटेड टेस्ट मतलब पहले आप उसे छोटे सैंपल्स पे आप उसे टेस्ट करके देख लीजिए, फिर आप बाद में उसे और लोगों तक दीजिए जो आपके सैंपल्स हैं उन तक, है ना, ताकि जो इश्यूज हैं उन क्वेश्चंस में वो आपको पता चल सके। सो नेक्स्ट इज यूज क्या है क्वेश्चनेयर के। सो क्वेश्चनेयर कैन सर्व वेरियस पर्पसेस इन रिसर्च डिपेंडिंग ऑन इट्स स्ट्रक्चर एंड फोकस। तो जो आप बोल सकते हो कि जो आपका क्वेश्चनेयर है वो आपके वेरियस पर्पस को दर्शाते हैं। आप रिसर्च में अपने क्वेश्चनेयर, अपना डेटा इकट्ठा कर सकते हो क्वेश्चन के जरिए। तो डेटा कलेक्शन टूल सबसे पहले तो ये प्राइमरी डेटा फ्रॉम लार्ज ग्रुप्स, कि आप प्राइमरीली अपना डेटा ले सकते हो फ्रॉम लार्ज ग्रुप। आप आजकल तो मेल्स के जरिए, ईमेल के जरिए सेंड करके आप बहुत आसानी से कहीं पर भी बैठे इंसानों से आप अपना क्वेश्चनर का डेटा ले सकते हो। सो डेमोग्राफिक, बिहेवियरल, एटीट्यूडनल या फिर फैक्चुअल डेटा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या फिर एफिशिएंट है क्वेश्चनर। ओके, सो सर्वे रिसर्च की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल और एक्सप्लोरेटरी स्टडीज जो हैं वो यूज़ होती हैं। मतलब यहाँ पर आप इन्हें क्वेश्चनर को यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर आपको सिर्फ ये जानना है कि जैसा है ना वैसा ही, मतलब व्हाट क्वेश्चंस के कोरिलेशन जानना है कि क्या रिलेशन है दो वेरिएबल्स के बीच में। और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आपको करनी है, वहाँ पर आप सर्वे रिसर्च या फिर आप बोलते थे क्वेश्चनर का यूज़ कर सकते हो। सो ये ट्रेंड्स, पब्लिक ओपिनियन या फिर कम्युनिटी बिहेवियर को जानने में हेल्प करते हैं क्वेश्चनर। एजुकेशनल रिसर्च की बात करें तो मतलब एजुकेशन रिसर्च में भी काम आते हैं। सो यूज्ड टू गैदर फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स। तो आप फीडबैक ले सकते हैं बहुत आसानी से क्वेश्चंस के जरिए स्टूडेंट से, टीचर से, पेरेंट्स से। और ये इवेल्युएट कर सकता है, मूल्यांकन कर सकता है करिकुलम का, आपके पाठ्यक्रम का, टीचिंग मेथड्स का और क्लासरूम एनवायरनमेंट का। फॉर एग्जाम्पल आप बच्चों को क्वेश्चंस दे दो, क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दो कि उन्हें आपके पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, तो जैसा उनका रिस्पॉन्स आएगा यस, नो या फिर और फर्दर क्वेश्चंस के, तो आप आसानी से देख सकते हो कि आप में क्या कमी है। तो उसके लिए आप एजुकेशनल रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, क्वेश्चनियर। सो मार्केट रिसर्च की बात करें, सो एसएसएस कस्टमर सेटिस्फैक्शन, प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस एंड कंज्यूमर बिहेवियर को ये मापता है। सो साइकोलॉजिकल असेसमेंट की बात करें तो क्वेश्चनियर सजेस्ट पर्सनैलिटी टेस्ट और एटीट्यूड स्केल्स आर यूज्ड टू असेस मेंटल ट्रेट्स और इमोशनल रिस्पॉन्सेज, है ना। आप अपने मेंटल ट्रेट्स को माप सकते हो, असेस कर सकते हो और इमोशनल रिस्पॉन्सेज को असेस कर सकते हो थ्रू द क्वेश्चनियर। ओके, मतलब आप साइकोलॉजिक, अपना मनोवैज्ञानिक अपना जो असेसमेंट है या फिर मूल्यांकन है वो कर सकते हो। सो पब्लिक हेल्थ स्टडीज लाइक हेल्थ बिहेवियर अवेयरनेस प्रैक्टिसेस या फिर एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज, किन लोगों को मिली है, किन लोगों को नहीं मिली है, क्या हेल्थ बिहेवियर है लोगों का, तो वो सारी चीजें भी आप जान सकते हो क्वेश्चंस बना करके। ओके, सो नेक्स्ट इज एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशनल रिसर्च। सो बेसिकली इट मेजर जॉब सेटिस्फैक्शन, कि आप कितने सेटिस्फाई हो अपनी जॉब से, वर्क प्लेस क्लाइमेट कैसा है या फिर ट्रेनिंग नीड्स कैसी हैं आपकी, है ना। तो आप एज एन एम्प्लॉय के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है क्वेश्चनेयर। और इवेल्यूशन स्टडीज़ की बात करें तो जैसे आपको ये देखना है कि कोई प्रोग्राम कितना विफल रहा या फिर कितना ज़्यादा इफेक्टिव रहा, इंटरवेंशंस क्या लिए जा सकते हैं, पॉलिसीज़ और क्या बन सकती है, तो उसके लिए भी आप इवेल्युएशन करके आप दैट इज क्वेश्चंस के जरिए इवेल्यूशन कर सकते हो, है ना। सो द नेक्स्ट वन इज द ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर आप डेटा को सिस्टमेटिकली देख करके, सुन करके और रिकॉर्ड करके बिहेवियर को, है ना, और इवेंट्स को, तब आप डेटा को इकट्ठा करते हो नेचुरल सेटिंग में जाकर। फॉर एग्जांपल आपको किसी ट्राइबल ग्रुप से, संताली ग्रुप पे आपको स्टडी करनी है, तो आप उस ग्रुप में जाओगे, वहाँ पर जाओगे, उनको ऑब्जर्व करोगे, उनका वे ऑफ स्पीकिंग देखोगे, उनकी बातें सुनोगे, उनके बिहेवियर को जानोगे, तो ये ऑब्जर्वेशन है। तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च में बहुत ज़्यादा यूज होता है, बाकी क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी ऑब्जर्वेशन का यूज होता है। ओके, सो बात करें तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ऑब्जर्वेशन की। सो डायरेक्ट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, तो सबसे पहले आप डायरेक्टली खुद जा करके अपना डेटा कलेक्ट करते हो, तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। रिसर्चर ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड एक्चुअल बिहेवियर और इवेंट्स विदाउट रिलाइंग ऑन सेकेंड हैंड रिपोर्ट, है ना। तो सेकेंड हैंड रिपोर्ट मतलब वो जिनको वो रिपोर्ट कहीं और से मिले या डेटा कहीं और से मिले, तो वो वहीं से ही चीज़ों को ले लेते हैं ना, ऑब्जर्व कर लेते हैं। सो नेचुरल सेटिंग की बात करें तो यूजुअली टेक प्लेस इन द रियल लाइफ एनवायरनमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, एग्जाम्पल क्लासरूम, वर्क प्लेस एंड होम।
तो ये रियल लाइफ एनवायरनमेंट ऑफ द सब्जेक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा सही है। अगर आप नेचुरल सेटिंग में जाकर देखना चाहते हैं, जैसे क्लासरूम में क्या इनफेक्टिवनेस है, कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो वर्क प्लेस पे या होम पे, तो वहाँ पर आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो क्या, अपना ऑब्जर्वेशन। ओके, सो अलाउ रिसर्च टू स्टडी बिहेवियर एज इट नेचुरली अकर, तो नेचुरली आप स्टडी कर सकते हो उनके बिहेवियर को। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज द सिस्टमैटिक एंड प्लान। तो आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो सिस्टमैटिक होनी चाहिए, कैजुअल नहीं होनी चाहिए, ऑलरेडी प्लान होनी चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कर सके, रिसर्च प्रॉब्लम को कंप्लीट कर सके, पर्पस ड्रिवन और स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। सो इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स लाइक आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ऑफ योर रिसर्च टॉपिक, रिसर्च प्रॉब्लम, आपकी हाइपोथेसिस प्रूव हो सके, तो इस तरह से आप ऑब्जर्वेशन करोगे। लाइक चेकलिस्ट का आप यूज़ कर सकते हो कि आपने क्या क्या चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं अपना जो रिसर्च है उससे रिलेटेड। ओके, ऑब्जर्व करके, तो ये सिस्टमेटिक और प्लान्ड होनी चाहिए। सो नेक्स्ट इज नॉन इंट्रूसिव एंड अनऑब्ट्रूसिव। सो बेसिकली इसका मतलब क्या, ऑब्जर्वर ऑफन डू नॉट इंटरफेयर विद द एनवायरनमेंट और सब्जेक्ट। तो मतलब ऑब्जर्वर को अगर वो पार्टिसिपेंट भी बन रहा है या फिर आप बोल सकते हो ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डेटा को उनको लोगों को बोल सकता है, सैम्पल्स को, कि आप ऐसे नहीं ऐसे बोले, या फिर इंटरफेयर नहीं करना है, जैसा वो कर रहे हैं वैसा उनको ऐसे ही नेचुरली ऑब्जर्व करना है। तो ऑथेंटिक डेटा के लेने के लिए या फिर अनबाइस्ड डेटा के लिए आपको नॉन इंट्रूसिव या फिर अनऑब्ट्रूसिव रहना पड़ेगा, मतलब आपको उन्हें ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करना पड़े। ओके, सो रिकॉर्ड ऑफ एक्चुअल बिहेवियर, सो दैट इज अनलाइक इंटरव्यूज और क्वेश्चनियर, ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करता है कि एक्चुअली लोग क्या कर रहे हैं, या फिर ये नहीं कि व्हाट दे से दे डू, है ना, तो वो करते हैं, ना कि ये बोलते हैं कि मैं ये करता हूँ। तो व्हाट पीपल डू इस चीज को रिकॉर्ड करता है, ना कि इस चीज को कि मैं क्या करता हूँ। ओके, सो दिस मिनिमाइज रिस्पॉन्स बायस, तो इससे बायसनेस जो है वो घट जाती है। सो स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है। स्ट्रक्चर्ड मतलब जब आप पहले से ही क्वेश्चंस और प्लान तरीके से चले जाओ और ऑब्जर्व करो, और अनस्ट्रक्चर्ड मीन जहाँ पर आप ओपन एंडेड हो, फ्लेक्सिबल हो, और जो भी चीजें आपको दिख रही है उन सब चीजों को रिकॉर्ड कर रहे हो। ओके, वो एक्सप्लोर करने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो कैन बी पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट, कि आप खुद पार्टिसिपेट करो वहाँ पर ग्रुप में, अपने आप को ऐसा दर्शाओ कि मैं भी इसी ग्रुप का हिस्सा हूँ। सो ऐसे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, और रिसर्चर डिटैच होकर के, उनसे हट करके ओनली ऑब्जर्व भी कर सकता है, उनकी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ओके, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होता है ये रिसर्च, या फिर आप बोल सकते हो कि ये जो मेथड है, टूल है कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए, तो यहाँ पे आपको लॉन्ग आवर्स ऑफ वॉचिंग, रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है आपको रिकॉर्ड करने के लिए। ओके, और एक अच्छा सूटेबल डेटा या फिर अपनी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। सो ट्रेंड ऑब्जर्वर्स होने ज़रूरी हैं। अगर आपके पास ऑब्जर्वेंस की अच्छी टेक्निक्स नहीं है, तो आप कैसे ऑब्जर्व कर पाओगे। तो आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। ओके, कि नोटिस क्या, किस चीज़ पर डिटेल, आप किस चीज़ पे आपको नोटिस करना है, बायसनेस क्या है। ओके, so recording observation objectively, so subject to observer bias, personal perception and expectations of the observer may affect the accuracy of data unless precautions are taken। कि यहाँ पर क्या है कि ऑब्जर्वर की बायस हो सकती है, पर्सनल परसेप्शन एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे जो ऑब्जर्वर है या फिर जो रिसर्चर है उसको, ताकि एक्यूरेसी बनी रहे रिजल्ट में। ओके, सो द नेक्स्ट इज यूजेस क्या है ऑब्जर्वेशन के। तो ऑब्जर्वेशन इज वाइडली यूज टेक्निक इन बोथ एकेडमिक रिसर्च एंड अप्लाइड फील्ड, हेयर आर इट्स की यूजेस। तो ऑब्जर्वेशन जो है वो एकेडमिक और अप्लाइड फील्ड दोनों में ही यूजफुल है। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सप्लोर करना है, या फिर एकेडमिक रिसर्च आपको करनी है, तो वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है या फिर यूजफुल है। एजुकेशनल सेटिंग में कैसे यूजफुल है ऑब्जर्वेशन, टू ऑब्जर्व क्लासरूम बिहेवियर, टीचर स्टूडेंट इंटरक्शन, लर्निंग स्टाइल्स एंड डिसिप्लिन इशूज। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बेटर मेथड यूज कर सकते हैं, बेस्ट मेथड यूज कर सकते हैं, कैसे हम बच्चों को और तरीके से पढ़ा सकते हैं, कैसे हम बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो वो अगर हम इजीली ऑब्जर्व कर लेंगे, तो ऑब्जर्व करके फिर प्रॉब्लम्स को देखेंगे क्या प्रॉब्लम्स है, और उसके अकॉर्डिंग जो डेटा आएगा उसको इकट्ठा करके अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो ये एक्शन रिसर्च, करिकुलम स्टडीज एंड ट्रेनिंग असेसमेंट के लिए काम आता है। अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में फॉर एग्जांपल आप पहले ही बच्चों को जो भी प्रॉब्लम्स है उनकी वो देख लो, या फिर कैसे वो डेवलप हो रहे हैं उनको पहले से आप ऑब्जर्व करोगे, तो आप एक थ्योरी बना सकते हो, जैसे कॉग्निटिव थ्योरी है ना, कॉग्निटिव थ्योरी और जीन भी आ जाए, जिसमें उन्होंने स्टेजेस बताई है कि बच्चा इस तरह से डेवलप होता है। कुछ एजेस में स्टेज बता दी गई, जैसे 0 से 2 साल तक, 2 से 7 साल तक क्या उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, 7 से 11 या 12 साल तक फिर उसके बाद कैसे आती है। ओके, तो नेचुरल प्ले सेटिंग्स में होता है ये।
सो नेक्स्ट इज सोशियोलॉजिकल रिसर्च। सो ग्रुप डायनामिक्स की स्टडी करता है ना, कि क्या रिलेशन है एक दूसरे के बीच में, एक दूसरे ग्रुप्स के बीच में कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं, सोशल इंटरेक्शन क्या है, रिचुअल्स और कम्युनिटी बिहेवियर क्या है। तो एथनोग्राफिक स्टडी में आप जो ऑब्जर्वेशन का यूज करते हो जहाँ पर आप डिफरेंट कल्चर के बारे में पढ़ते हो, है ना, डिफरेंट लोगों के कल्चर के बारे में रिकॉर्ड करते हो या फिर ऑब्जर्व करके देखते हो। सो साइकोलॉजिकल स्टडीज की बात करें तो इमोशनल रिस्पॉन्सेज, कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज एंड बिहेवियर पैटर्न को जानने में हेल्प करता है थेरेपी में और एक्सपेरिमेंटल सेटिंग्स में। मार्केट रिसर्च में कंज्यूमर बिहेवियर को ट्रैक करने में और प्रोडक्ट इंटरैक्शन एंड स्टोर नेविगेशन इन रियल टाइम। ओके, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं या फिर यूजेस हैं किसके, ऑब्जर्वेशन के, ऑब्जर्वेशन एज अ टूल, ओके, रिसर्च टूल। सो वर्क प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स में भी काम आता है, लाइक एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, लीडरशिप, बिहेवियर। आपको ये सारी चीजें भी ऑब्जर्व कर सकते हो, फिर उसके वजह से आप उन लोगों को, जो एम्प्लॉयज हैं उनको प्रमोशन दे सकते हो, या फिर जो काम नहीं कर रहे हैं, जो एक्सेसिव हैं, उनको आप निकाल सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें वर्क फ्लो पैटर्न जानने के लिए आप ऑब्जर्व कर सकते हो। सो हेल्थ एंड नर्सिंग में लाइक मॉनिटर पेशेंट बिहेवियर, ट्रीटमेंट कंप्लायंस, हाइजीन प्रैक्टिसेस और हॉस्पिटल स्टाफ परफॉर्मेंस के लिए। स्पेशल एजुकेशन की बात करें तो इवेल्युएट हाउ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स बिहेव एंड रिस्पॉन्ड टू इंटरवेंशंस इन क्लासरूम सेटिंग, कि कैसे जो बच्चा है वो इवेल्युएट करेगा स्पेशल नीड्स के बच्चों को, उनको देखेगा, उनका मूल्यांकन कैसे करेगा, उनके लिए क्या स्ट्रेटजीज यूज करेगा कि जिसकी वजह से क्लासरूम सेटिंग्स में वो भी पढ़ सके और क्या क्या प्रॉब्लम्स है उनकी वो देख सके। ओके,